गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अनीता कुमारी। वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। आज का टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि 9th क्लास में एक चैप्टर था फ्रांसीसी क्रांति, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो उसमें था कि लुई 16वां एक निरंकुश शासक था, उनकी पत्नी भी। उसी तरह से 10th क्लास में चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको हम लोग को याद है कि 1789 में फ्रांस में एक ऐसा राज्य था जिसको संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था, यानी लुई 16वां का आधिपत्य था। उसके बाद क्या किया गया कि कुछ बदलाव किए गए। प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में कुछ हस्तांतरित कर दी गई और नई नई योजनाएं घोषणाएं कर दी गई और राष्ट्र का गठन भी किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्रारंभ में क्या था कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों जो थे वे अनेक कदम उठाए। क्या किए? अनेक कदम उठाए। फिर क्या हुआ कि फ्रांसीसी लोग जो थे एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने लगे। फिर पितृभूमि यानी जो अपने पिता का जो भूमि था वो नागरिकों जैसे वहीं पे मतलब क्या करने लगे, एक विचार करने लगे, संयुक्त समुदाय बनाने लगे और एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार की मांग करने लगे। नया नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा लहराने लगे। और फिर क्या हुआ कि स्टेट जनरल का चुनाव भी कर दिया गया। इस तरह से देखें कि कर दिया गया, नई स्तुतियाँ रची गई। उसके बाद क्या किया, शपथें ले ली गई, शहरों शहीदों का गुणगान हुआ और सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ कि नए कानून बनाए गए, नेशनल असेंबली का बैठक किया गया, स्टेट जनरल का भी बैठक किया गया और सभी क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया। सभी लोग मिलकर भूभाग में रहने वाले सारे नागरिकों के लिए समान कानून बनाया गया, एक समान व्यवस्था लागू की गई, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और क्या किया गया, पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। कहने का तात्पर्य है कि पेरिस में जो फ्रेंच जैसी बोली होती थी उसे क्या किया गया, वही राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया गया। अब यहाँ देखते हैं कि क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भव्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। क्रांतिकारियों ने घोषणा कर दिया कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भव्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त किया जाए, यानी उन्हें आज़ाद किया जाए। दूसरे शब्द में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्गों के अन्य समुदाय जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे और उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन्हें उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। अब यहाँ पे क्या किया गया कि जो निरंकुश शासक थे उससे मुक्त कराया गया। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित किया गया, उन्हें मदद किया गया। फ्रांस की घटनाओं को खबर पूरे यूरोप या शहरों में पहुंचा दिया गया। शिक्षित और मध्यम वर्ग सदस्य ने जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और
इटली के बड़े इलाके में घुसी क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। यानी कि 1790 की दशक की बात है कि हॉलैंड और बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में क्या किया गया, इटली के बड़े इलाकों में घुसी क्रांतिकारी जो लोग थे वे युद्ध के शुरू होने के साथ ही क्या करने लगे, फ्रांसीसी सेनाएं जो थे राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में क्या करने लगे, फैलाने लगे। अब आता है नेपोलियन की कहानी। नेपोलियन क्या थे कि नेपोलियन ने नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लेकर नेपोलियन निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। अब क्या आया नेपोलियन की बारी। अब इसमें इसने क्या किए, अनेक सुधार किए, फ्रांस से पहले ही आरंभ किया गया और उसके बाद वो क्या किए, नेपोलियन निस्संदेह ही प्रजातंत्र को क्या कर दिए, नष्ट कर दिए। अब देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद था कि एक मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों को समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था। नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था, तो 1804 ईस्वी में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। उसने कानून के समझ, बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। यानी कि नेपोलियन ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जो समाज के लिए अच्छा साबित हुआ। जैसे कि एक नेपोलियन संहिता जो था उसका क्या किया गया था, ये नेपोलियन के द्वारा किया गया था। नेपोलियन संहिता का नाम दिया था 1804 में। उसके बाद नेपोलियन ने क्या किया कि विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कानून के जो समझ, बराबरी था, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। डच गणतंत्र और स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी ने नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिए और किसानों को और भू दासत्व और जागीरदारी का जो शुल्क दिया जाता था वो मुक्त कर दिया। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून मिलने लगे। इस तरह से नेपोलियन ने बहुत सारे चीज़ों को समाप्त किए और सुधार किए और नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में भी सुधार किए, भू दासत्व को भी समाप्त किए, उद्योगपतियों को नई मिली आज़ादी दिए और उद्योगपतियों को खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादों को भी समझने में एक समान कानून बनाए। ये सारे चीज़ कौन किए थे, नेपोलियन के द्वारा किए गए थे, नेपोलियन किए थे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों को फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। अब यहाँ क्या स्थिति हो गया
कि यह एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं को क्या किया जाने लगा, आवागमन करने करने लगा और इससे सहूलियत होने लगी। लेकिन क्या हुआ, जीते हुए जो इलाका था, स्थानीय लोग थे, वो क्या करने लगे, फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो होती थी उन्हें क्या करने लगे। शुरुआत में हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ में कई शहरों में ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता को क्या करने लगे, एक दूसरे को तोहफा देने लगे और स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती में उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। यानी कि उन्हें मदद मिलने लगा तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, अगर किसी को मदद करो या उन्हें कुछ दो तो बाद में वे उनसे क्या हो जाता है, दुश्मनी हो जाता है। तो उसी तरह से फ्रांसीसी क्रांति के समय क्या हुआ था कि ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वर्सा ने फ्रांसीसी सेनाओं को क्या किया था, तोहफा दिया था। इसलिए कुछ देशों को क्या होने लगा, दुश्मनी मोल लेने लगे। और जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुसार नहीं दी, तो बढ़े हुए सेंसरशिप जो था वो क्या करने लगे, यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती करने लगे। यानी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना को जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान को क्या करने लगे, प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा उन्हें नज़र आने लगा। इस तरह से हम लोगों ने 10th क्लास का फ्रांसीसी क्रांति से कुछ पॉइंट देखने की कोशिश की है। अब इससे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पूछा जाएगा एग्जाम में कि फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के साथ कब किया गया था, तो 1789 ईस्वी में। फ्रांस के क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति में कैसा शासन था, तो निरंकुश राजा का शासन था, द क्वेश्चन। उसके बाद फिर फ्रांसीसी क्रांति में जो झंडा, तिरंगा झंडा था, उसे क्या किया गया था, पहले राजध्वज की जगह ले ली थी। उसके बाद फिर क्या हो गया, होने लगा, स्टेट जनरल का चुनाव के समय ये बदल दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1790 के दशक में क्या किया गया, हॉलैंड और बेल्जियम और स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी क्रांतिकारियों ने युद्ध शुरू कर दिया था। कहाँ पे, कब, इससे क्वेश्चन बनेगा, हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड और इटली के इलाकों में कब क्रांतिकारियों ने घुस करके युद्ध करने लगे थे, तो 1790 में। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वे क्या क्या सुधार किए थे, तो वे प्रजातंत्र को नष्ट कर दिए थे और फ्रांस से पहले ही आरंभ कर दिए थे और इन्होंने एक नेपोलियन कोड भी किए थे 1804 ईस्वी में। तो इस तरह से अभी जितना मैं पढ़ाई उससे क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दी हूँ। धन्यवाद।